ये लड़ाई शासक और मेहनतकश की है, कॉरपोरेट और गरीब की है, कमेरे और लुटेरे की है। आज से नहीं, सदियों से चल रही है और पूरी दुनिया में चल रही है। जल, जंगल, ज़मीन, ये सब आपका है, हमारा है, देश भी। हवा, पानी, पेड़, कहीं किसी चीज़ को सरकारी बता के अलग अलग निकाल रहे हैं। बहुत ही भयावह स्थिति है इकोसिस्टम के लिए। मेरे भाई ने बताया 50% से ज़्यादा फौज जंगलों में लगा रखे। किस चीज़ के लिए लगा रखे भाई? इकोसिस्टम को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं आप। राजस्थान के, महाराष्ट्र के कई गांवों में रिसर्च हुई है जो सूखे हो गए थे, जहां पानी नहीं था, वहां पेड़ लगाए गए और 20-30 साल बाद वो दोबारा हरे भरे हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कह रही है, आप चेक कर सकते हैं। महाराष्ट्र के कई गांवों में जल संकट था, जहां पानी की ट्रेनें अभी ये नहीं भेज पा रहे। और आज आप क्या कर रहे हैं? अकेली एग्री ऐसी चीज़ है, एग्रीकल्चर, जिसमें कल्चर शब्द जुड़ा हुआ है, जो हमारी जीवन शैली से है, हमारी पद्धति से है, खेती से। हवा, पानी, ये सभी को चाहिए। किससे आएगा पानी? किससे आएगा? पेड़ से आएगा, जंगल से आएगा, बारिश उसी से तो आएगी, प्रमाणित हो चुका है। और इनका इकोसिस्टम देखिए, अभी लाए थे, चीते लाए थे, सबको पता होगा। कितने जीवित हैं आप लोगों को नहीं पता होगा। क्यों बचेंगे वो? कैसे बचेंगे? हमारे इकोसिस्टम के ही नहीं है। हमारे इकोसिस्टम को खराब किया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ 2 लोग बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ये तो एक कमेरे और लुटेरे की लड़ाई चौधरी छोटू राम ने लड़ी, उससे पहले राजा नाहर सिंह ने लड़ी, गुरु नानक जी ने लड़ी, सदियों से चल रही है। आज हमारी बारी है, हमें लड़नी है, और आगे भी चलेगी। ऐसा नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी लड़ेंगी, क्योंकि ये तो कैप्चर करेंगे धन, सिर्फ धन चाहिए इनको, जीवन से नहीं चाहिए। ये लड़ाई जीवन और धनवान के बीच में है। हम आज यहाँ इसलिए बैठे हैं, जीवन बच सके। हम अपने इकोसिस्टम के हिसाब से जीते हैं। आपने अपने घरों में सबने देखा होगा एक लाल रंग का कॉकरोच जो मरता नहीं है, वो हमारे इकोसिस्टम का नहीं है। वो अमेरिका से लगे हुए गेहूं में आया था, उन्होंने दे दिया, हमारे सिस्टम को ही खराब कर दिया। हमारी किसारी थी इकोसिस्टम में, उसे खा जाते हैं मिंडक विंडक। लेकिन नहीं, आज अमेरिकन ट्रेड डील पे क्या कर रहे हैं? वहाँ का किसान का सामान यहाँ ला रहे। अरे वहाँ का किसान यहाँ का किसान बराबर है क्या? एक तरफ अभी भाई ने आपको बताई आदिवासी की हालत, जहाँ खून बेचकर रोटी का व्यापार, इतनी गरीबी आपने पैदा कर रखी है। और यहाँ आप सभी बैठे हैं, सभी जानते हैं। मैं किसी से पूछूँ, हिंदुस्तान का कोई भी किसान ऐसा बताओ आप जो फर्स्ट प्रोडक्ट खाता हो। अगर आम का किसान होगा, अमरूद का भी होगा, फल का भी होगा, तो सबसे बेहतर फल बाजार में भेजता है, विदेश में भेजता है। सेकंड क्लास का अपने पास रखता है। जो तोते के खाए हुए या वैसे रहते हैं, किसान उसको खाता है और अपने बच्चों को खिलाता है। ये इस देश की सच्चाई है। अभी आलू का सीज़न है, आलू निकलता है तो बेहतरीन आलू को आगे भेजता है। जो आलू कट जाता है रोटोवेटर से या किसी चीज़ से निकालते हुए, तो उसे काट बोलते हैं। किसान के घर में उसकी सब्जी बनती है। और आप क्या बता रहे हैं हमें? अमेरिका का किसान जब 10 रुपए का अपना अमरूद बेचता है, तो 10 रुपए उसे अमरूद के मिलते हैं और 10 रुपए सरकार खाते में डाल देती है। हाँ भाई, आपका अमरूद हुआ। सब्सिडी कितनी है वहाँ? अभी डॉक्टर साहब ने बताया 60-65 लाख एक किसानों की सब्सिडी। वहाँ की गाय को रोज के 5 से 10 डॉलर मिलते हैं सब्सिडी। और हमारे किसान को, हमारा किसान आप सभी जानते हैं किस हालत में है। और किसान और आदिवासी 2 अलग शब्द नहीं, एक ही शब्द है। आदिवासी जंगल से प्रोडक्ट लाता है, जाटी, और जिसे काट रहे हैं, किसान भी उसे नहीं काटता। किसान उसके बीज से निकालकर खरपतवार को वहाँ फसल पैदा करता है। आदिवासी जंगल से जो नेचुरल चीज़ें हैं वो लाता है। उसी का एक अगला रूप किसान है, जो थोड़ी सी ज़मीन को साफ करके वहाँ खेती करता है। अभी किस चीज़ का ये अरावली काट रहे हैं? अरावली खनन 100 मीटर कर दिया। अरावली खनन से क्या हुआ? बारिश नहीं होगी, यहाँ पानी नहीं होगा। क्या बिल्डिंग से जी लोगे आप? बिल्डिंग से बच लोगे। इनसे पोल्यूशन का मुद्दा दिल्ली का सोल्व नहीं हो रहा। अभी ये बारिश आ गई और भगवान ने साफ कर दी, आने दीजिए 2 दिन बाद। यहाँ फिर जहरीली हवा के मुद्दे होंगे, सांस लेने के मुद्दे होंगे। किसको वो सांस से दम घुट के मर रहे हैं? आम जनता।
तो साथियों, मेरे साथियों ने सारी बात रखी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन ये कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है और इस लड़ाई में आपको फैसला लेना है, आपको किस ओर खड़ा होना है, आपको देश के साथ खड़ा होना है या कॉरपोरेट के साथ, ये आपका अपना फैसला है। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस में मैंने सेम चीज़ रिपीट करी थी कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। कुछ लोग सड़कों पे लड़ेंगे तो हम लोग कोर्ट में आपके लिए लड़ेंगे, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात ये, एक रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई थी, हिमांशु जी को मेरे ख्याल से यहाँ पे सभी लोग जानते होंगे, और उन्होंने जो अपना अनुभव शेयर किया था, मैं यहाँ पर वो बात रखना चाहूँगी कि पर्पसली वहाँ पे इन जोन्स में, आदिवासी इलाकों में आर्मी इतने लार्ज स्केल पे डिप्लॉय की गई है टू कैप्चर देयर रिसोर्सेज। वहाँ पे फीमेल्स के साथ रेप किया जाता है, उनके बच्चों को मार दिया जाता है। आपने न्यूज़ सुनी भी होगी, उनके जेनिटल्स में स्टोन्स भर दिए जाते हैं, कांस्टेंट रेप उनके साथ किया जाता है। वहाँ पे इतना बुरा हाल है, उनके पतियों को मार दिया जाता है, उनके परिवार में जितने भी पुरुष हैं उनको मार दिया जाता है। हालात बहुत बुरे हैं। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था आज से 3-4 महीने पहले कि ये जो प्रोसेस है आर्मी को डिप्लॉय करके वहाँ के रिसोर्सेज को कैप्चर करना, उसको एनकैश करना कैपिटलिस्ट द्वारा, ये कांस्टेंट रहेगा। अभी सिर्फ ये आदिवासी इलाके में आप देख सकते हैं, भविष्य में ये आपके घर तक पहुँच जाएंगे और पहुँच चुके हैं, क्योंकि आपके पास आज इतनी समस्याएं हैं कि उसके समाधान के लिए यू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड ऑल दीज कॉर्पोरेट पीपल फॉर सोल्यूशन। बहुत समय से मैं कहती आ रही हूँ, सरकार के ऊपर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिल्कुल निर्भर ना होइए। अपना पानी, हाथों के नलके होते थे हमारे घरों में, अब हम सप्लाई के पानी पे निर्भर हो चुके हैं, जिसका परिणाम हमने देखा है। फरीदाबाद में अभी कितने लोग मर चुके हैं गंदा पानी पीने से। तो ये जो कंट्रोल है हमारी लाइफ का फॉर क्लीन एयर, क्लीन वाटर, गुड मेडिसिन, गुड हेल्थ केयर, सब कुछ सरकार के ऊपर निर्भर हम हो चुके हैं। दूसरा एग्जांपल मैं एक देना चाहूँगी, अभी मैं न्यूज़ पढ़ते हुए आ रही थी व्हेन आई वाज ऑन माय वे। पंचकुला में 10,000 पेड़ काटे गए हैं और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने उसकी शिकायत करी, विजय कुमार उनका नाम है, कि खैर के 10,000 पेड़ यहाँ पे रातों रात काटे गए हैं। उसका साथ देने के बजाय, कल्प्रिट्स पे एफआईआर करने की बजाय उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सरकार आपके लिए कितनी सीरियस है। पंचकुला जैसे खूबसूरत शहर का ये हाल है, सरकार उनसे मिली हुई है, उसको सस्पेंड किया गया है और वो अभी प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है वहाँ पर अकेला, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो साथ हमें ही देना है। और मैं आज आप सबसे विनती करूंगी, जितने भी लोग हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। मैं चाहूँगी कि आज आप यहाँ से जब जाएं तो एक शपथ लेके जाएं कि जिए तो एक दूसरे के लिए जिए, खुद के लिए नहीं। मैं चाहूँगी आप सब लोग एक बार हाथ उठा के ये कसम खाएं कि हम हर पीड़ित वर्ग के साथ, उनकी लड़ाई में उनके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। लीगल बैटल हम लोग आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार हैं, चाहे कहीं पे भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, हम आपके लिए लड़ेंगे। मगर ज़्यादातर प्रैक्टिकली होता ये है कि आजकल जब ईवीएम के माध्यम से जब चुनाव होते हैं लोकतंत्र में, विधायक और सांसद जो है वो मशीन से चुने जाते हैं। ऐसे में जो कमज़ोर तबका है, निम्न तबका में जनजातीय आदिवासी समाज से आता हूँ, तो आदिवासियों की आवाज़ स्वतंत्र तरीके से उठाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो सरकारें जो है वो मशीन से बन रही हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि आदिवासियों को और किसानों को अपनी लड़ाई को सदन के बाहर, विधानसभा और लोकसभा संसद के बाहर बहुत मजबूती के साथ में लड़ी जानी चाहिए, तो ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। आदिवासी अपने पुराने जो संस्कृति है मूल, उसको आज भी बरकरार रख के चल रहा है। मगर आदिवासी जंगलों में रहते हुए खेती करने की पूरी कोशिश करता है। ये बिल्कुल सही है कि खेती कम है, उतना रकबा नहीं आदिवासियों के पास में, लेकिन खेती करने की कोशिशें हो रही हैं। आज जो दिल्ली के आसपास वाले स्टेट हैं, दिल्ली, आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, आधुनिक तरीके से बहुत अच्छे से खेती होती है। उसमें आदिवासी काफ़ी पीछे हैं। आदिवासी जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।
अपने जल जंगल और ज़मीन उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, और वहीं दूसरी ओर जो किसान है बड़े स्तर पर खेती करता है, वो अपनी जो उपज है उसकी दाम के लिए संघर्ष करता है। मगर दोनों का मकसद जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। मैडम पहले बोल के गई हैं, पीने का पानी और शरीर के अंदर लेने के लिए सांस, ऑक्सीजन जो है वो विशुद्ध रूप से आदिवासी इलाकों से ही आती है। आप कहीं मान लीजिए नदी बह करके जा रही है तो उसका जुड़ाव जो है वो आदिवासी इलाकों से होगा, जंगलों से होगा। किसी डैम से अगर पानी आ रहा है तो उस डैम का ताल्लुक आदिवासी इलाकों से होगा। और वहीं जो बहुत बड़ी आबादी को अगर जिंदा रहने के लिए कोई अगर अनाज उपलब्ध करवाता है तो वो किसान है। तो जिंदा रहने के लिए पूरे देश को, पूरे समाज को अगर जिंदा रहने के लिए कोई काम कर रहा है तो आदिवासी और किसान। और आज किसान और आदिवासी सरकारों से लड़ रहा है। सरकार का ड्यूटी होता है कि कमजोर जो तबका है, संघर्ष करता है, उसके लिए काम करना, उसकी बेहतरी के लिए पॉलिसी बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना। अब जब सरकारें जो है वो अपने पास ज़्यादा मेजोरिटी में लोग इनके आने लगे, मशीनों से सरकारें बन रही, ऐसे में इन्हीं लोगों आदिवासियों और किसानों के खिलाफ पॉलिसीज बन रही हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है आज की इस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग को जो है वो सदन के बाहर, विधानसभा और संसद के बाहर हमारी लड़ाई को बहुत मजबूत करना होगा। और आज जब ये शुरुआत हो रही है, अगर ये भविष्य में आदिवासी और किसान संगठित होकर के और इस साझा लड़ाई को अगर लंबे समय तक अच्छी तरीके से लड़ते हैं, संगठित तरीके से, निश्चित तौर पर परिणाम बहुत बेहतर होगा। आदिवासियों की अपनी समस्याओं का समाधान होगा, किसान भी बहुत प्रगति करेगा। आज सतीश दादा ने बताया है कि आदिवासियों को लगातार टारगेट किया जाता है, वैसे ही मार दिया जाता है, उनको कोई पूछता नहीं। क्योंकि आज आदिवासियों की जो लड़ाई है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। हम लीगल में देखें तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आ पाते हैं, हाई कोर्ट तक नहीं जा पाते हम लोग। आर्थिक रूप से अगर कहीं मैनेजमेंट या व्यवस्था करनी होती है तो आदिवासियों के पास में वित्त की व्यवस्था नहीं होती, पैसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी जो है वो किसान से कमजोर पड़ता है। ऐसे में अगर आदिवासियों को किसान वर्ग का समर्थन और सहयोग मिल जाता है तो निश्चित तौर पर दोनों का फायदा होगा भविष्य में, और दोनों का अस्तित्व बनेगा और दोनों प्रोग्रेस करेंगे। मैं यहाँ सब की बातें सुन के ये देख रहा था कि मतलब समस्याएं जिक्र हो रहा है, समस्याएं, सोल्यूशन मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्या है। मलिक साहब रोज़ाना वहीं होते हैं जहाँ का जिक्र करें, हम वहाँ लड़ाई अपनी वहाँ तक ले जाएं, वहाँ तक ले जाएं, वहाँ हो क्या रहा है। हम ये कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। और आप मेरी बात का बुरा ना मानना, मेरे दादाजी सिख नहीं थे, लाला कालाराम नाम था उनका। मैं किसान भी नहीं हूँ। हाँ, मैं 70-71 साल में इस देश में सामाजिक सेवा बहुत कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, किसान आंदोलन जा चुका हूँ। आप मुझे एक बात बताओ कि किसान आंदोलन जो सबसे सफल हुआ इस देश में 76 साल में, कौन सा था वो? अभी देखा आपने 2024 में वो सफल किसने किया? आप मेरी बात को बुरा ना मानना। पंजाब के जो लोग हैं ना, गुरुद्वारों से जो इकट्ठे होते हैं, गुरुद्वारों में चलते हैं और जान देने को तैयार रहते हैं, उन्होंने किया। आपको उनको साथ लेना पड़ेगा। ये जो आंदोलन चला, इतने दिन चला, 700-800 लोग शहीद भी हो गए, लेकिन उसमें बेदरकार लग गई, उसको बेच दिया गया, टूट गया, अब वो बिखर गया। क्या कर दिया? ये राजनीतिक, ये अराजनीतिक, दो दल बन गए उनके। हमारे भी टुकड़े किए जा रहे हैं, जगह टुकड़े ही कर रहे हैं, और टुकड़े हम देख रहे हैं। हम उस चीज़ के ऊपर कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कोई आंदोलन करते हैं हम, उसको पहले सरकार 2 कदम पीछे हट जाती है, फिर देखती है कि इसका था कौन मूल, उसको घरों से डाल देते। तो आंदोलन आपका कभी सफल नहीं होगा। एकजुटता ज़रूरी है। और मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे ये ना आप समझे कि सिख है इसलिए बोल रहे हैं। पंजाब की ज़मीन की बात कुछ और है, मरने की, मर जाने की, दूसरे के लिए मरने की उनमें है। और गुरुद्वारों से जो लंगर चलता है आंदोलन कामयाब करने का, उनको तरीके आते हैं, उनको साथ लेकर चलना ज़रूरी है।